साथियों, हमने पिछले पाठ में पढ़ा था तलाश और भारत के अतीत की झांकी। हमने पिछले पाठ में यह जान पाया कि वर्तमान भारत पर और या भारत पर भारत के अतीत का प्रभाव किस तरह रहा है, कितना सुदृढ़ रहा है। और हमने यह भी जाना कि भारत का अतीत भारत को गौरवान्वित होने का, हम सबों को गौरव महसूस करने का, अनुभव करने का कितने सारे मौके देते हैं। हमने इस अतीत के माध्यम से हमने जाना कि हमारी जो सभ्यता है, हमारी जो संस्कृति है, वह प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है। दुनिया में कई सभ्यताएं थी, वे समय के साथ उत्पन्न हुई, अपनी उन्नत अवस्था को प्राप्त भी हुई, लेकिन समय बीतने के पश्चात उनका नाश हो गया। हम यदि भारतीय सभ्यता की बात करें तो सिंधु घाटी की सभ्यता, जिसे हम हड़प्पा की सभ्यता के नाम से भी जानते हैं, ये सभ्यता जो थी ये भारत की सभ्यता है। समय के अनुसार इसने अपने उन्नत अवस्था को प्राप्त किया, लेकिन इसका नाश नहीं हुआ, इसका खात्मा नहीं हुआ। हाँ, ये जरूर था कि इसने अपनी प्रमुख विशेषताओं को, आप कहें तो शहरीकरण की परंपरा, नगर निर्माण की परंपरा, व्यापार की परंपरा, उसके जो प्रमुख चिन्ह थे, प्रमुख स्मारक थे, वे जरूर नष्ट हो गए, पर वो संस्कृति नष्ट नहीं हुई। आप यदि गौर करेंगे तो आप देखेंगे कि सिंधु घाटी की सभ्यता में वहाँ जो विशेष बात थी, वह बात थी कि वे सभी बैल की पूजा करते थे, वे सभी देवी की पूजा करते थे, भगवान पाशुपत की पूजा करते थे। ये चीज़ें आपको आज भी देखने को मिलेगी। तो ये सभ्यता, ये संस्कृति ग्रीक की सभ्यता या मिस्र की सभ्यता या मेसोपोटामिया की सभ्यता की तरह ये नष्ट नहीं हुई, बल्कि अपनी उन्नत अवस्था को प्राप्त करने के बाद आज तक जीवंत है। तो बच्चों, इस तरह से हमने देखा कि भारत के अतीत की झांकी, किस तरह से इसका प्रभाव भारत पर है। और हम अब आगे पढ़ेंगे भारत की शक्ति और सीमा। भारत की शक्ति और सीमा। भारत की शक्ति और सीमा में हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को, महत्वपूर्ण बातों को जानने का प्रयास करेंगे। आइए प्रारंभ करते हैं। भारत की शक्ति के स्रोतों और उसके पतन और नाश के कारणों की खोज लंबी और उलझी हुई है, पर उसके पतन के हाल के कारण पर्याप्त स्पष्ट हैं। भारत तकनीक की दौड़ में पिछड़ गया और यूरोप, जो तमाम बातों में एक जमाने से पिछड़ा हुआ था, तकनीकी प्रगति के मामले में आगे निकल गया। बच्चों, यहाँ मैं एक बात कहना चाहूँगा कि यहाँ जो एक महत्वपूर्ण बात है, भारत की शक्ति के स्रोत और उसके पतन, अर्थात ये कहना चाह रहे हैं कि भारत की शक्तियों का पतन हुआ है। इसका तात्पर्य यह है कि भारत कभी शक्तिशाली था। गिरता तो वही है जो कभी खड़ा होता है। तात्पर्य ही यही है कि भारत कभी शक्ति संपन्न था। आज हम जिस भारत को देख रहे हैं, हमारा भारत वस्तुतः ऐसा नहीं था। आपने जो कहावतें सुनी है, सोने की चिड़िया या सोने का भंडार या विश्व गुरु या संपन्न राष्ट्र, ये बातें सब सही है। एक आकलन के अनुसार जब आप भारतीय इतिहास को पढ़ेंगे तो आपको वहाँ पे दो महत्वपूर्ण युद्ध के बारे में आपको सुनने को मिलेंगे। एक प्लासी की लड़ाई और बक्सर की लड़ाई। एक अध्ययन के अनुसार ये पता चलता है कि 18वीं या 19वीं सदी के अंत तक, 18वीं से 19वीं सदी के मध्य भारत
और चीन का जो निर्यात था, भारत और चीन की जो अर्थव्यवस्था थी, अर्थात यदि हम जीडीपी टर्म में से निकालें तो पूरे विश्व की जो अर्थव्यवस्था थी, उस विश्व की अर्थव्यवस्था का लगभग 51% भारत और चीन के पास था। पूरी विश्व की अर्थव्यवस्था का भारत के पास लगभग 26% संपत्ति, जीडीपी भारत के पास था। तो कि भारत की शक्ति का स्रोत क्या था और पतन कैसा हुआ, इसका कोई निश्चित प्रमाण नहीं मिलता है, पर जो भी प्रमाण मिलता है वह अपने आप में तात्पर्य है, सक्षम है, अपने आप में समर्थ है। बच्चों, भारत की जो अर्थव्यवस्था थी वह निर्यातोन्मुखी अर्थव्यवस्था थी, अर्थात भारत के आय का मुख्य स्रोत था निर्यात। भारत का जो व्यापार था एक समय पर अपने उन्नत स्थिति में था। आप कह सकते हैं, एक इतिहासकार हुए हैं जिनका नाम प्लिनी हुआ है, जो कि वे यूरोप के थे। उन्होंने अपने पुस्तक में जिक्र किया है कि किस प्रकार यूरोप ने अपना पूरा सोना भारत को दे दिया, क्योंकि उनके पास व्यापार करने का कोई और साधन नहीं था। वे सोने रूपी धन को देते थे और अपने ज़रूरत के सामान को, चाहे वो सूती वस्त्र हों, ऊनी कपड़े हों, चाहे वो कीमती रत्न हों, या फिर वे मसाले हों इत्यादि। तो हम कह सकते हैं कि भारत की जो अर्थव्यवस्था थी वो एक निर्यात आश्रित अर्थव्यवस्था थी। यहाँ कहा जा रहा है कि किस प्रकार से भारत तकनीकी अर्थात टेक्नोलॉजी में सनई सनई पीछे होता चला गया। इस तकनीकी विकास के पीछे विज्ञान की चेतना थी तथा हौसलामंद जीवनी शक्ति और मानसिकता थी। नई तकनीकों ने पश्चिमी यूरोप के देशों को सैनिक बल दिया और उनके लिए विस्तार करके पूरब पर अधिकार करना आसान हो गया। यह केवल भारत की ही नहीं बल्कि सारे एशिया की कहानी है। ऐसा क्यों हुआ? इस गुत्थी को सुलझाना ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि पुराने समय में तो भारत में मानसिक सजगता और तकनीकी कौशल की कमी नहीं थी, किंतु बाद की सदियों में उत्तरोत्तर गिरावट का आभास होने लगता है। जीवन की लालसा और उद्यम में कमी आ जाती है। क्षीण होती रचनात्मक प्रवृत्ति की जगह अनुकरण की प्रवृत्ति ले लेती है। जहाँ कामयाबी के साथ विद्रोही विचार पद्धति ने प्रकृति और ब्रह्मांड के रहस्यों को भेदने का प्रयास किया था, वहाँ शब्द आडंबर से लैस भाष्यकार उसकी जगह लेता दिखाई देने लगता है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि प्रारंभ में तो भारत और यहाँ के लोग, यहाँ की परंपरा एक रचनात्मक परंपरा थी, लेकिन शनै शनै क्या होता है कि हम अनुकरण करने लगते हैं। हम अपनी रचनात्मकता को, इस कुशलता को हम शनै शनै खोते चले जाते हैं। बच्चों, एक समय में हम थे, हम तकनीकी रूप से भी काफ़ी आगे थे। जब आप मध्य युग के पहले की बात करेंगे, जब आप प्राचीन कालीन इतिहास को पढ़ेंगे, तो आपको काफ़ी सारे क्षेत्रों में जैसे कि आप ले लीजिए चिकित्सा में तो एक से एक आविष्कार हो चुके थे। आप ले लीजिए अंतरिक्ष विज्ञान में, आपने आर्यभट्ट इत्यादि कई कवियों का नाम, कई वैज्ञानिकों का नाम आपने सुना होगा जो अंतरिक्षविद थे। तो तकनीकी क्षेत्र आज की अपेक्षा उस समय में काफ़ी मजबूत था। केवल
तकनीकी ही नहीं बल्कि आर्थिक क्षेत्र भी, आर्थिक में कृषि का क्षेत्र इत्यादि भी काफी मजबूत एवं उन्नत अवस्था में थी। भव्य कला और मूर्ति निर्माण का जटिल पच्चीकारी वाली सावधानी से की गई नक्काशी लेने लगी। प्रभावी किंतु सरल, सजीव और समृद्ध भाषा की जगह अत्यंत अलंकृत और जटिल साहित्य शैली ने ले ली। साहसिक कार्यों की लालसा और छलकती हुई जिंदगी, जिसके कारण सुदूर देशों में भारतीय संस्कृति का प्रसार संभव हो सका था, क्षीण हो चली और उसके स्थान पर महासागरों को पार करने पर रोक लगाने वाली संकीर्ण रूढ़िवादिता ने जन्म ले लिया। जांच पड़ताल की विवेकपूर्ण चेतना लुप्त हो गई और अतीत की अंधी मूर्ति पूजा ने उसकी जगह ले ली। अतीत के विकट भार ने उसे कुचलकर रख दिया और वह एक तरह से मूर्छा से ग्रस्त हो गई। मानसिक जड़ता और शारीरिक थकावट की इस हालत में भारत का ह्रास होने लगा। वह गतिहीन और जड़ हो गया, जबकि विश्व के दूसरे हिस्से प्रगति के पथ पर बढ़ते गए। प्यारे बच्चों, यहाँ कुछ महत्वपूर्ण शब्द आया हुआ है, जैसे कि मानसिक जड़ता, शारीरिक थकावट, गतिहीन और जड़। मूर्छा अर्थात बेहोशीपन, मानसिक जड़ता को कहते हैं चेतनाहीन या चेतना शून्यता, चेतना शून्य। गतिहीन अर्थात जिसके विकास की गति रुक गई हो, जिसमें कुछ करने की कुशलता, कुछ करने की उत्सुकता खत्म हो गई हो। जड़ अर्थात स्थिर, मंद बुद्धि वाला। किंतु यह स्थिति का पूरा और पूर्णतः सही सर्वेक्षण नहीं है। यदि केवल जड़ता और गतिहीनता का एक रस और लंबा दौर रहा होता तो उसका नाता अतीत से पूरी तरह टूट जाता। एक युग का अंत और उसके ध्वंसावशेषों पर किसी नई चीज का निर्माण होता। इस तरह का क्रमभंग नहीं हुआ और भारत में भी निरंतरता बनी रही। यहाँ कहा जा रहा है कि सब कुछ खत्म हो गया, ऐसी बात नहीं है। यदि ऐसा हो गया होता तो भारत का अतीत से कोई संबंध नहीं हुआ होता। इसमें पूरी सच्चाई नहीं है। हाँ, गतिहीन जरूर हुई, हाँ विकास की गति जरूर थोड़ी सी स्थिर हुई थी, रुक गई थी, मंद थी, परंतु बिल्कुल छूट जाना, बिल्कुल अलग हो जाना, कट जाना, ये सही नहीं है। यदि ऐसा हुआ होता तो हम अतीत से बिल्कुल पूरे छूट गए होते, हमसे उसका कोई संबंध नहीं रहा होता, पर ऐसा नहीं है। इसके अलावा समय समय पर पुनर्जागरण के दौर आते रहे। नए को समझने और उसे अनुकूल बनाकर कम से कम पुराने के उस अंश के साथ जिसको रक्षा करने लायक समझा गया, उसका सामंजस्य करने का प्रयास साफ दिखाई पड़ते हैं। अक्सर पुराने का केवल बाहरी ढांचा प्रतीक के रूप में बचा रहा और उसकी अंतर्वस्तु बदल गई। ऐसी लालसा जो लोगों को उस लक्ष्य की ओर खींचती है जो पूरी तरह सिद्ध नहीं किया जा सका हो, और साथ ही प्राचीन और नवीन के बीच सामंजस्य स्थापित करने की इच्छा बराबर बनी रहती है। इसी लालसा ने उन्हें गति दी और उन्हें पुराने को बनाए रखने के साथ साथ नए विचारों को आत्मसात करने की सामर्थ्य दी। यहाँ कवि कह रहे हैं कि जिस तरह से गतिहीन होने के बाद भी जो लालसा थी, क्या कुछ सीखने की, कुछ नई चीज़ों को जानने की, अपनाने की, ये लालसा काफ़ी महत्वपूर्ण थी। और आत्मसात करने की प्रवृत्ति, सीखने की प्रवृत्ति इतना सा हो जाने के बावजूद भी यह खत्म नहीं हुई थी। और इसी प्रवृत्ति ने फिर क्या किया, जीवंत करने में, सीखने में, आगे बढ़ने में काफ़ी सहायता की। आइए बच्चों, आगे हम देखते हैं भारत की तलाश। यदि एक आप संक्षेप तौर पर आप कह सकें कि भारत की शक्ति और संपन्नता, जो कि इस टॉपिक का नाम था, हमने इसमें क्या देखा, हमने इसमें क्या पढ़ा, शक्ति और सीमा में हमने क्या पढ़ा, तो हमने यह देखा कि भारत
किस प्रकार से एक समय में वह शक्ति संपन्न था और किस प्रकार से वह उसकी शक्ति, उसकी खूबियां, उसकी संपन्नता सनई सनई गतिहीन होती चली गई। लेकिन कुछ जो शक्तियां थी, कौन शक्तियां? पुनः उठ खड़े होने की शक्ति, किसी चीज को समावेश करने की शक्ति, किसी भी तथ्य को स्वीकार करने की शक्ति, सीखने की प्रवृत्ति, उत्सुकता, इसने पुनः खड़े होने में, पुनः सीखने में, जीवंत होने में काफी सहायता की। तो हमने इन चीजों को इस पाठ में देखा। आगे देखते हैं बच्चों, भारत की तलाश। पुस्तकों, प्राचीन स्मारकों और विगत सांस्कृतिक उपलब्धियों ने मुझ में एक हद तक भारत की समझ तो पैदा की, लेकिन मुझे उससे संतोष नहीं हुआ, न ही मुझे वह उत्तर मिला जिसकी मैं तलाश कर रहा था। यहाँ कह रहे हैं कि सांस्कृतिक उपलब्धि ने, स्मारकों ने मुझे इस देश की समझ पैदा की। यह देश कैसा है, कैसा ये देश रहा था, क्या इसकी संस्कृति थी, क्या इसकी सभ्यता थी, ये तो समझ पैदा किया इस सांस्कृतिक धरोहरों ने। लेकिन मुझे वह संतोष नहीं हुआ, मुझे वह जवाब नहीं मिला जिसे मैं ढूंढ रहा था। वर्तमान मेरे लिए और मुझ जैसे बहुत से और लोगों के लिए मध्ययुगीनता, भयंकर गरीबी एवं दुर्गति और मध्य वर्ग की कुछ सतही आधुनिकता का विचित्र मिश्रण है। मैं अपने वर्ग और अपनी किस्म के लोगों का प्रशंसक नहीं था, फिर भी भारतीय संघर्ष में नेतृत्व के लिए मैं निश्चित रूप से मध्य वर्ग की ओर देखता था। यह मध्य वर्ग स्वयं को बंदी और सीमाओं में जकड़ा हुआ महसूस करता था और खुद तरक्की और विकास करना चाहता था। अंग्रेजी शासन के ढांचे के भीतर ऐसा न कर पाने के कारण उसके भीतर विद्रोह की चेतना पनपी, लेकिन यह चेतना उस ढांचे के खिलाफ नहीं जाती थी जिसने हमें रौंद दिया था। ये उस ढांचे को बनाए रखना चाहते थे और अंग्रेजों को हटाकर उसका संचालन करना चाहते थे। ये मध्य वर्ग के लोग इस हद तक इस ढांचे की पैदाइश थे कि उसे चुनौती देना या उसे उखाड़ फेंकने का प्रयास करना इनके बस की बात नहीं थी। नई ताकतों ने सिर उठाया और वे हमें ग्रामीण जनता की ओर ले गई। पहली बार एक नया और दूसरे ढंग का भारत उन युवा बुद्धिजीवियों के सामने आया जो इसके अस्तित्व को लगभग भूल ही गए थे या उसे बहुत ही कुछ कम अहमियत देते थे। यह दृश्य बेचैन कर देने वाला था, इसलिए कि उसने हमारे कुछ मूल्यों और निष्कर्षों में संदेह उत्पन्न कर दिया था। तब हमने भारत के वास्तविक रूप की तलाश शुरू की और इससे हमारे भीतर इसकी समझ और द्वंद्व दोनों ही पैदा हुए। कुछ लोग इस ग्रामीण समुदाय से पहले से ही परिचित थे, इसलिए उन्हें कोई नया उत्तेजक अनुभव नहीं हुआ, पर मेरे लिए यह सही अर्थों में नई तलाश के लिए यात्रा थी। गोया कि मुझे बराबर अपने लोगों की सफलताओं, असफलताओं और कमजोरियों का दर्द भरा एहसास रहता था, पर भारत की ग्रामीण जनता में कुछ ऐसा था जिसे परिभाषित करना कठिन था, पर उसने मुझे बराबर आकर्षित किया। उनमें कुछ ऐसी बात थी जो मध्य वर्ग में अनुपस्थित थी। बच्चों, यहाँ ये किस ढांचा की बात कर रहे हैं, किस स्मारक की बात कर रहे हैं? उन्होंने यहाँ पे कहा कि मैं कुछ ऐसा ढूंढना चाहता था जो मुझे नहीं मिल रहा था, और उन्होंने बात की यहाँ मध्य वर्ग की। मध्य वर्ग कौन थे उस समय में? आप यदि बात करें मध्य वर्ग की, मिडिल क्लास की, वह लोग थे जो अंग्रेजों के चंगुल में फंसे हुए थे, बंधक बने हुए थे, जिनका अंग्रेजों के द्वारा शोषण हुआ था, जो कुछ करना तो चाहते थे लेकिन उनके अंदर में इतनी साहस नहीं थी कि वे उस बंधन को तोड़ सके। उनमें उस उत्साह की कमी थी। वे समर्थक तो थे, वे सब कुछ कर सकते थे, लेकिन उनमें उस उत्साह की कमी थी जो उस बंधन को तोड़ दे और नई इतिहास, नया विकास लिखने को उत्सुक हो। जब पंडित जी ग्रामीण की बात करते हैं, ग्रामीण समाज की बात करते हैं, तो ये समझते हैं कि यहाँ कुछ ऐसी बात तो थी जिससे हम आज तक और अभी तक अनजान थे। कुछ
नया अनुभव उन्हें वहाँ देखने, सुनने, समझने को मिला। और जब भारत स्वतंत्र हो गया तो पंडित जी ने ग्राम या ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए, उसे विकसित करने के लिए काफ़ी प्रयास किए। वहाँ महत्वपूर्ण बात यह थी ग्रामीण समाज में कि उनकी मेहनत करने की इच्छा, मेहनत करने की लालसा, आकांक्षा, उनका आत्मबल बहुत ही सुदृढ़ था। आम जनता की अवधारणा को काल्पनिक नहीं बनाना चाहता। मेरे लिए भारत के लोगों का अपनी सारी विविधता के लिए साथ वास्तविक अस्तित्व है। उनकी विशाल संख्या के बावजूद मैं उनके बारे में अनिश्चित समुदायों की नहीं व्यक्तियों के रूप में सोचने की कोशिश करता हूँ। क्योंकि मैंने उनसे बहुत अपेक्षाएं नहीं रखी, शायद इसलिए मुझे निराशा भी नहीं हुई। मैंने जितनी उम्मीद की थी उससे कहीं अधिक पाया। मुझे सूझा कि इसका कारण और इसके साथ ही उनमें जो एक प्रकार की दृढ़ता और अंतःशक्ति है, उसका कारण भारत की प्राचीन सांस्कृतिक परंपरा है, जिसे उन्होंने कुछ अंशों में अब भी बचाए रखा है। पिछले 200 वर्षों में उन्होंने जो अत्याचार झेला है, बहुत कुछ तो उसी के कारण समाप्त हो गया, फिर भी कुछ तो ऐसा बचा रहा है जो सार्थक है, और उसके साथ बहुत कुछ ऐसा है जो निरर्थक और अनिष्टकर है। बच्चों, उन्होंने कहा कि कुछ चीजें वहां अब भी ऐसी है जो समय के साथ अन्य जगह लुप्त होता चला गया, लेकिन उन्होंने बहुत ऐसी चीजों को, वो चीजें क्या थी, वहां की संस्कृति, वहां की कल्चर, जो बाहरी कल्चर के मिलने के बाद भी वह लुप्त नहीं हुआ। यहाँ उन्होंने एक महत्वपूर्ण बात और कही है कि मुझे बहुत अधिक निराशा नहीं हुई, क्योंकि मैंने उनसे कुछ उम्मीद ही नहीं की थी, मुझे कुछ उनसे आशा ही नहीं थी, इसलिए मुझे जो मिला आशा से, उम्मीद से बढ़कर मिला। धन्यवाद बच्चों। हम इसके आगे की पाठ कभी और पढ़ते हैं। भारत माता, इस अंक का भी हम और पढ़ेंगे। आपका दिन शुभ हो।